आज हम एक ऐसे स्टॉक मार्केट लेजेंड के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से बहुत ही इज्जत और शोहरत कमाई, जिन्होंने सन 1907 के क्रैश में एक दिन में $1 मिलियन कमाए और अपनी लाइफ में 3 बार बैंकरप्ट भी हुए। उनकी टेक्निक्स, अप्रोच, ट्रेडिंग साइकोलॉजी आज भी ट्रेडर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। हम बात कर रहे हैं जेसी लिवरमोर की। ये हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स नाम की बुक के लेखक भी हैं। तो आइए हम जानते हैं इनकी कहानी। जेसी लिवरमोर का जन्म 26 जुलाई 1877 को मैसाचुसेट्स में हुआ था। वो एक बहुत ही साधारण परिवार में जन्मे थे। उनके पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। जेसी दिमाग से बहुत ही तेज थे। 3.5 साल की उम्र में ही उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी और 5 साल के होते होते वो न्यूज़पेपर्स और फाइनेंशियल मैगजीन्स भी पढ़ने लगे थे। उन्हें अर्थमेटिक मैथ्स में बहुत ही रुचि थी, पर घर की परिस्थितियों के चलते 14 साल की उम्र में ही उनके पिता ने उनका स्कूल जाना बंद कर दिया और उनसे उनका खेती में हाथ बटाने के लिए कहा। पर जेसी साहब की किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। खेती में रुचि न होने के कारण उन्होंने अपनी माँ की मदद से अपना घर छोड़ दिया और अपनी किस्मत आजमाने बॉस्टन चले गए। बॉस्टन में पाइन वेबर नाम की एक कंपनी में उन्होंने बोट बॉय की नौकरी की। वहाँ उनकी सैलरी $5 पर वीक थी। जेसी लिवरमोर को वहाँ भी कुछ मज़ा नहीं आया और उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। तब तक वो वहाँ से करीब $5 बचा चुके थे और अपनी रुचि के कारण शेयर्स के पैटर्न को भी समझने लगे थे और वहाँ से आगाज हुआ एक महान ट्रेडर बनने का। जेसी साहब ने 15 साल की उम्र में अपना पहला शेयर खरीदा, जो उन्होंने वहाँ की एक बकेट शॉप से लिया। अब ये बकेट शॉप्स होता क्या है? बकेट शॉप्स अनऑथराइज्ड ऑफिसेस होते हैं फॉर स्पेकुलेशन इन स्टॉक्स। आप लोग इन्हें डब्बा ट्रेडिंग के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो हुआ यूँ कि जेसी साहब ने उन $5 से $3.12 का प्रॉफिट किया और कुछ ही वक्त में उनकी अर्निंग्स पाइन वेबर की कमाई से ज़्यादा हो गई। वो वहाँ हमेशा ही जीतते थे, इसलिए बकेट शॉप्स वालों को उनसे दिक्कत होने लगी, क्योंकि जेसी साहब की कमाई का मतलब बकेट शॉप्स का नुकसान था। इसलिए उन्होंने उन्हें वहाँ बैन कर दिया। पर फिर भी कुछ समय तक लिवरमोर साहब वहाँ रूप बदल कर आने लगे, पर ये ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया और उन्हें वहाँ कमाया हुआ $10,000 लेकर जाना पड़ा। सन 1899 में उन्होंने सोचा कि अपनी एबिलिटीज़ को चैलेंज किया जाना चाहिए और वो वहाँ से न्यूयॉर्क चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने शादी कर ली, जो कि ज़्यादा नहीं चल पाई और उन्हें अलग होना पड़ा। न्यूयॉर्क में उन्होंने टिकर नंबर खेलना शुरू किया और वहाँ वे सब कुछ हार गए, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और फिर से सेंट लुइस नामक बकेट शॉप पर ट्रेडिंग शुरू की। लेकिन फिर भी वहाँ भी उन्हें पहचान लिया गया और उन्हें बैन कर दिया गया। तो फिर उन्होंने अपनी जगह किसी और को वहाँ खेलने के लिए भेजना शुरू किया और वहाँ से उन्होंने $5,000 कमाए। सन 1901 में लिवरमोर वॉल स्ट्रीट पर आए और 24 साल की आयु में बुल मार्केट में उन्होंने $50,000 कमाए और उसे कॉटन को ट्रेड करने में खो दिया। सन 1906 में 28 साल की उम्र में उनके पास $1 लाख था, पर अपनी जिंदगी और ट्रेडिंग करियर के उतार चढ़ाव के कारण वो अपना कॉन्फिडेंस खोने लगे। फिर उन्होंने एक ब्रेक लेने का फैसला किया और वो पाम बीच चले गए। वो आगे चलकर उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। पाम बीच जाने से पहले लिवरमोर को अपने अंदर से मंशा हुई, जो उन्होंने पहले कभी फील नहीं किया था, और यूनियन पैसिफिक स्टॉक को शॉर्ट कर दिया, जो कि ऊपर ही जा रहा था। पर गुड फॉर्च्यून के कारण जब वो लौटे तो उन्होंने सैन फ्रांसिस्को के अर्थक्वेक के बारे में सुना, जिसके कारण यूनियन पैसिफिक का स्टॉक गिर गया और वहां से लिवरमोर ने $2.5 लाख कमाए। उन्होंने हमेशा बहुत ही कन्विक्शन के साथ काम किया। सन 1907 आते आते वो शेयर मार्केट के हीरो बन चुके थे। सन 1907, जैसा कि आपने सुना होगा, एक बहुत बड़ा क्रैश हुआ था मार्केट में। उसी क्रैश में लिवरमोर साहब ने एक दिन में $1 मिलियन कमाए, जो कि आज भी बहुत बड़ी रकम है। तो आप समझ सकते होंगे कि उस समय तो वो कितना ज़्यादा रहा होगा।
तो आगे हुआ यूं कि एक तरफ तो मार्केट टूट रहा था और इधर लिवरमोर साहब भी स्टॉक्स को शॉर्ट पर शॉर्ट कर रहे थे। ये सब हालात देखकर जेपी मॉर्गन जी ने उनसे कहा कि देखो भाई, एक तो वैसे ही बाजार के ये हालात हैं, ऊपर से तुम भी ये कर रहे हो, अब इस सब को कवर करो और बाजार को उठाने में मदद करो। लिवरमोर साहब जेपी मॉर्गन साहब के बहुत बड़े फैन थे, तो उन्होंने वैसा ही करना शुरू किया जैसा कि मॉर्गन साहब ने उनसे करने के लिए कहा, और उनकी देखा देखी बहुत से दिग्गजों ने भी बाइंग स्टार्ट की और मार्केट में रिकवरी आने लगी। उसी साल लिवरमोर तकरीबन $3 मिलियन बना चुके थे और सोसाइटी के एक अलग तबके में एंटर कर चुके थे। उस पैसे से उन्होंने $2 लाख की एक यॉट, रेल कार और एक आलीशान अपार्टमेंट अपर वेस्ट साइड में, जो कि न्यूयॉर्क का बहुत ही महंगा इलाका है, वहां खरीदा। सन 1908 में लिवरमोर दिवालिया हो गए थे। हुआ यूं कि उनकी मुलाकात 1908 में एक टेडी प्राइस नाम के फेमस कॉटन ट्रेडर से हुई और उन्होंने लिवरमोर को कॉटन खरीदने को कहा। लिवरमोर ने यहाँ अपने ही ट्रेडिंग के उसूलों को तोड़ दिया और दूसरे की बात को मानना उचित समझा, और उस कॉटन ट्रेडर ने उन्हें धोखा दिया। वो उनके ही अगेंस्ट पोजीशन बनाता गया और लिवरमोर का सारा पैसा डूब गया। वो दिवालिया हो गए। यहाँ से लिवरमोर साहब के साथ साथ हम सबको भी एक सीख मिलती है कि कभी किसी की कही सुनी बातों पर ना जाकर अपनी सूझबूझ से ही काम करना चाहिए। पर इस बार भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी मेहनत और लगन से फिर से बुल मार्केट में $5 मिलियन कमाए। इसी बीच उनका अपनी पहली पत्नी नेटी जॉर्डन से डिवोर्स हो गया और उन्होंने डॉरथी नामक एक ज़िगफ्रीड फॉलीज डांसर से दूसरी शादी कर ली और 1919 में उनकी पहली संतान जेसे लिवरमोर सेकंड का जन्म हुआ। इसके साथ ही लिवरमोर साहब का नाम मीडिया में बढ़ने लगा, लोग उनकी रिकमेंडेशंस पर काम करने लगे। उन्होंने एक फॉर्मल ट्रेडिंग ऑपरेशन भी इस्टेब्लिश किया और 2 साल के अंदर ही एक बड़ा ऑफिस और 60 लोगों का स्टाफ खड़ा कर दिया। सन 1923 में एडविन लेफ्री ने, जो कि एक अमेरिकन जर्नलिस्ट, राइटर और डिप्लोमेट थे, उन्होंने लिवरमोर को कांटेक्ट किया और रेमिनिसेंस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर नाम की बुक लिखी, जो कि लिवरमोर की लाइफ पर आधारित थी। ये बुक बहुत ही पॉपुलर साबित हुई। इसी साल उनका दूसरा बेटा पॉल का जन्म हुआ। सन 1925 में लिवरमोर ने $10 मिलियन व्हीट और कॉटन को ट्रेड करके कमाए। धीरे धीरे सिचुएशंस चेंज होने लगी। उनकी वाइफ डॉरथी को पीने की आदत लग गई। फिर ब्लैक ट्यूसडे आया और मार्केट भयंकर क्रैश हुआ। यहाँ भी लिवरमोर साहब ने $100 मिलियन कमाए। सन 1932 आते आते डॉरथी के पीने की आदतें और लिवरमोर साहब के अफेयर्स उनके रिलेशनशिप के बीच में आने लगे और फाइनली उनका सेकेंड डिवोर्स भी हो गया। डॉरथी दोनों बेटों के साथ एज अ सेटलमेंट अमाउंट $10 मिलियन और उनका घर लेकर उनसे अलग हो गई और सेम डे डॉरथी ने दूसरी शादी भी कर ली। 56 साल की आयु में लिवरमोर के पास ना तो ज़्यादा पैसा ही बचा था, ना ही वो अब यंग थे। फिर उन्होंने अपनी आखिरी कुछ पैसों से एक वेकेशन पर जाने का सोचा और वहाँ उनकी मुलाकात अपनी तीसरी पत्नी हैरियट मेड्स से हुई, जो कि एक अमेरिकन सिंगर थी और पहले से ही डिवोर्स्ड भी थी। अब तक लिवरमोर इमोशनली टूट चुके थे। डॉरथी, उनकी दूसरी पत्नी, अपनी आदतों और लाइफस्टाइल के कारण सारा पैसा बर्बाद कर चुकी थी। दूसरी शादी से भी डिवोर्स ले चुकी थी और पैसों की कमी के कारण उन्होंने वो घर भी बेच दिया जो उन्होंने जैसे लिवरमोर से लिया था। इन परिस्थितियों के चलते लिवरमोर डिप्रेशन में आ चुके थे। सन 1935 में डॉरथी लिवरमोर के नशे की हालत में अपने बेटे को गोली मार दी, पर वो लकीली बच गया और डॉरथी को सारे चार्जेस से बरी कर दिया गया। अपने 60s में लिवरमोर 3rd टाइम बैंकरप्ट हो गए। उन्होंने सोचा वो फिर से अपना कमबैक करेंगे, पर अपनी सिचुएशंस के चलते, जो उन्होंने पिछले कुछ सालों में पर्सनल एंड पर फेस किया था, उन्होंने उन्हें तोड़ दिया और वो फिर कभी पहले की तरह नहीं हो पाए। सन 1940 में लिवरमोर की बुक हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स पब्लिश हुई और उसी साल न्यूयॉर्क के एक होटल में उन्होंने खुद को शॉर्ट कर लिया। उनके पास अपने बेटे को देने के लिए कुछ नहीं बचा और कुछ समय बाद जेसे लिवरमोर जूनियर ने भी सुसाइड कर लिया। लिवरमोर तो नहीं रहे, लेकिन उनकी लाइफ, उनकी रणनीतियां आज भी ट्रेडर्स को मोटिवेट करती हैं। वो हमेशा कहा करते थे, वॉल स्ट्रीट पर नया कुछ भी नहीं है, यहाँ जो आज होता है वो पहले भी होता था और आगे भी होता रहेगा। हमेशा चढ़ते स्टॉक्स को खरीदो और गिरते को बेचो। हम हर दिन ट्रेड करें ये कोई ज़रूरी नहीं। ट्रेड तभी करें जब मार्केट क्लियरली बुलिश हो या बियरिश। ऐसे ही उनकी कही हुई कई बातें आज भी ट्रेडर्स को सिखाती हैं
और आगे भी सिखाती रहेंगी। थैंक यू।